ठीक है जी सर। आज का टॉपिक आप लोगों को तो पता ही होगा, इट्स इमरजेंसी। ठीक से बैठ जाओ, पैर अंदर। नहीं हो पाता कोशिश करो सीट आगे बढ़ा दो, और फिर भी नहीं हो पा रहा तो ऐसी जगह देख लो जहाँ पर जगह हो। कॉपी निकालो, पेजेस लिखना शुरू करो। जिसके पास कॉपी नहीं होगी, नोट बनाता वो नहीं मिला, सीधे स्टैंड आउट ऑफ द क्लास। चलो बैठो, आ जाओ। बीच में लिखते हुए मिले, ऊपर से आदेश है कि बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, कृपया करके नोट्स बनाते चले। मैं टाइमलाइन बनाऊंगा, स्लो चलूंगा और लिखूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ सिटीजनशिप वाला टॉपिक जो है वो अभी तो उन्होंने मना करा है, जो टॉपिक बोला है वही, ठीक है। चलो, वैसे तो इमरजेंसी के टॉपिक से पहले आप लोगों को 1600 से कंपनी आगमन पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सब उपाम का शेड्यूल्ड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्लो चल के कोरिलेशन बनाऊं, ठीक है। अगर आपने पहले से कभी भी जीवन में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा, अच्छे से नोट मेकिंग कीजिएगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपकी बात, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखो, बहुत से बच्चों ने सुना होगा कि आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार, लेकिन बहुत कम बच्चे वजह जानते हैं। बैठ जाइए, आ जाने दीजिए कि सबको, ठीक है। बहुत कम बच्चे वजह जानते हैं कि आपातकाल लगने के असली कारण थे क्या, है ना। आप में से कई बच्चों को पता होगा कि आपातकाल जो है 25 कब लगाया गया था, 25 जून 1975 को, और आपातकाल कितने माह चला था, 21 माह चला था 1977 तक, पता है ना। 21 मार्च यानी कि यही 21 माह चला था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी गई। कोई बता सकता है देश में इमरजेंसी किस लिए लगाई गई, क्या कारण थे? आप में से कोई प्रयास करना चाहे इसका, कि इमरजेंसी देश में लगी क्यों थी? इतना तो पता होना चाहिए। अभी जून का महीना निकला है ना पीछे, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो कुछ तो लिखा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये पता है आपको कि आंतरिक इमरजेंसी थी या किस तरीके की इमरजेंसी थी? कोई बताने का प्रयास करना चाहे, पता है किसी को? क्या आपको ये पता है कि इस आपातकाल के पीछे हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था? नहीं पता होगा ना। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। अभी भी किसी को कोई बीच में डाउट हो तो पूछते चलिएगा, और अगर किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो बताते चले। उमेश कॉपी में नोट करते चलिएगा। यू आर अ गुड स्टूडेंट। कल आप आए, शुरू करें? चलो भाई, अब बाकी जो लोग आ गए, इसलिए मैं आपके टाइम से चल रहा हूँ। 9 का मतलब 9, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखिए, मैं लिख देता हूँ, संविधान के भाग 18 में लिखिए आपातकाल का वर्णन होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपातकाल और अन्य प्रकार के आपातकाल किस प्रकार होते हैं। मेरे साथ आप भी नोट करते चलें। संविधान के भाग यानी कि बच्चों संविधान के पार्ट 18 क्या मेंशन है, लिखिएगा ध्यान से शब्द को, इमरजेंसी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसको लिखिएगा। सवाल समझिएगा, मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के पीछे यानी इमरजेंसी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा हुआ है। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है। शिवानी बेटा बताओ, आप जो है वो घर से चली, आपने एक रिक्शा पकड़ने के लिए बैठे, ये रिक्शे पे होकर के यहाँ पर आ गई क्लासेस लेने, लेकिन इनका जो वॉलेट था वो गिर गया, तो क्या ये परिस्थिति भी तो इमरजेंसी है? तो संविधान स्पेशली आपको बता रहा है कि मैं हर प्रकार की इमरजेंसी से डील नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उसी आपातकाल से डील करता हूं जो भाग 18 के अंदर वर्णित है। सर उदाहरण एक और दे दीजिए। कोविड में देश के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन क्या कोविड इमरजेंसी था? नहीं सर, कोविड इमरजेंसी इसलिए नहीं था क्योंकि संविधान के अंदर कोविड नाम की इमरजेंसी का जिक्र नहीं है। संविधान के अंदर 3 ही प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। कोई डाउट? इतनी बात आई समझ में? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, इसको आप जब भी लिखेंगे भाग 18 और आप लिखेंगे संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद आप पढ़ते हैं 352 से लेके 360, आपकी कॉपी में एसआई डायग्राम बना होना चाहिए। फिर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि किस तरीके से आपातकाल का चैप्टर संविधान में जोड़ा गया। लिखते चलिएगा एक एक लाइन। सारे क्वेश्चन हैं, इसके बाद में यूपीएससी के मेंस के और प्रीलिम्स के और पीसीएस के क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा एमसीक्यू से।
जब हम परसों मिलेंगे तो उसी के साथ में मैं आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न दिखाऊंगा और साथ ही बहुविकल्पीय आए हुए प्रश्न दिखाऊंगा। आज ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो हाँ बेटा, कोई डाउट हो यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो भाई, आपने ये लिख लिया हो तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि आर्टिकल 357 खत्म कर दिया था 42वें संविधान संशोधन की। क्या हुआ सर? लिख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 357 के अंदर प्रावधानों को खत्म कर दिया था। आपके पास एक ऐसा डायग्राम बना होना चाहिए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी आए इसको नोट कर लें। 9 बजे तक आ जाइएगा, आपका ऑफिशियल टाइम 9 बजे है, 9 से 10:30 बजे तक मेरा टाइम। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई दिक्कत? अब बढ़े आगे, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा समझिएगा बच्चों, जो मेरी शुरू से रेगुलर सारी क्लासेस में है वो हो सकता है इस चीज को जल्दी कोरिलेट कर जाए। मैंने आपको एक अवधारणा पढ़ाई थी, एक थ्योरी पढ़ाई थी, एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जिसे कहते हैं संघवाद। किसी को याद? फेडरल। बेटा ये फेडरल क्या होता है ध्यान से समझना, ये जिस्ट है पूरे इमरजेंसी की। प्रशांत 100% ध्यान देना वरना यहाँ स्लिप हो जाएगा। ठीक है, संघवाद का मतलब होता है कि पूरे भारत को 2 शक्तियों में विभाजित कर देंगे। एक होगी संघ की शक्ति जो किसके पास होगी? संसद के पास। बाकी दूसरा क्या होगा कि राज्यों को शक्ति दी जाएगी, प्रत्येक राज्य के पास में अपनी विधानसभा होगी। इसे संघीय प्रणाली कहते हैं, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, इसी को संघवाद कहते हैं। कोई दिक्कत? सर संघ का मतलब पूरे भारत में 2 तरीके से शक्तियों का विभाजन कर दिया। राज्यों के पास उनकी शक्ति दे दी और पूरे भारत में केंद्रीय ढांचा बना दिया जो पूरे भारत को देखेगा। बेटा सबसे बड़ी चीज आपातकाल इसके लिए नुकसानदायक है। सर क्यों? क्योंकि आपातकाल राज्यों से शक्ति छीन करके केवल और केवल केंद्र को दे देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी आपातकाल के अंदर सभी राज्यों की शक्ति न्यूट्रल हो जाती है और सारी शक्ति किसके पास में समाहित हो जाती है? केंद्र के पास। अब मैं तुम्हें अपने तरीके से एग्जांपल समझाऊं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए तो समझना। हुआ ये कि आयशा का रिजल्ट आया एलएलबी का। आयशा के एलएलबी के रिजल्ट में आयशा के 75% नंबर बने, फर्स्ट रैंक आ गई लड़की। घर वालों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग कहीं पिकनिक पे समझते हैं, चलते हैं। ठीक, तो बेटा पिकनिक पे क्या हुआ, इनकी मम्मी बोली चल हरिद्वार चलते हैं, दादी बोली नहीं बेटा हरिद्वार नहीं चलते, गोवा चलते हैं, पापा बोले नहीं मध्य प्रदेश चलते हैं, बिटिया खुद बोली कि मैं तो नानी घर जाना चाहती हूँ, इनका सबसे छोटा भाई बोला नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ फन सिटी। बेटा सबके डिसीजंस लिए गए, सबसे बैठ के बात करी गई और सबके जो अच्छा लगा उसके बेसिस पे कोई एक जगह का निर्णय हुआ। सिचुएशन नंबर 1 कंप्लीट। सिचुएशन नंबर 2, धोखे से आयशा की एक दिन दादी बीमार हो गए। बीमार होने के बाद में तुरंत ही सबने इनके पापा को देखा और कहा पापा जल्दी से एक कदम उठाओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है। उस समय ना मम्मी से पूछा, ना ही दादा से पूछा, ना भैया से पूछा, ना बेटे से पूछा, सारी शक्ति उठ के कहां गई? पापा के पास। इसी को तुम फिट कर लो संघवाद की अवधारणा में कि जब आपातकाल नहीं होता तो हम राज्यों से कहेंगे तुम अपने अपने राज्य में विधि बनाओ, अपने अपने राज्य में नियम लागू करो, लेकिन अगर देश पर बाहरी युद्ध होगा, देश पर आंतरिक आपातकाल होगा, देश पर कोई संकट मंडराएगा तो सारे डिसीजन कौन लेगा? कोई एक। इज इट क्लियर और नो? बताओ। अब आया समझ में एग्जाम्पल के साथ? दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आप सबसे पहले एक लाइन लिखिए यहाँ पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, अगली लाइन नोट वाइज चलेंगे। अभी आपने भाग लिखा, अगली लाइन को पॉइंट में डाल के लिखें कि भारत में संघवाद प्रणाली, इंग्लिश वालों पूछ लेना, प्रणाली लागू है, ठीक, परंतु आपातकाल की स्थिति में सभी शक्तियां संघ यानी केंद्र यानी कि यूनियन के पास चली जाती है। बेटा जानते हो इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो नाम लिख लो, इसी को कहते हैं शक्तियों का एकीकरण। इसी को कहते हैं
शक्तियों का एकीकरण, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पहले फिलोसॉफी बताई जाती है, ये जो मैंने स्टोरी पढ़ाई है कक्षा 11 एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा पॉलिटी, आपको यही सब कहानी मिल जाएगी उसके अंदर। आई एम टीचिंग यू द रेलिवेंट, कोई रेलिवेंट चीज में नहीं पढ़ा, ठीक है। ये लिख लीजिए, भारत में संघवाद प्रणाली लागू है, परंतु आपातकाल की स्थिति में सभी शक्तियां संघ, केंद्र या यूनियन लिख सकते हैं के पास चली जाती हैं। इसी सिद्धांत को बोला जाता है शक्तियों का एकीकरण। इंग्लिश वाले इसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, जो कि किसी भी देश के लिए गलत है, किसी भी देश के लिए गलत है, क्योंकि भारत में कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक जगह नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ क्या चलता है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, परंतु ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर खतरनाक है। उमेश कोई डाउट, कंसेप्ट समझ आ रहा है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें बेसिक से बनती हैं। मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, आपातकाल शक्तियों का एकीकरण है, क्या लिखोगे? तो आपको ये परिभाषा लिखने के बाद शुरू करना होगा, फेडरलिज्म बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपातकाल की स्थिति में पूरे देश को संकट से निकालने के लिए निर्णायक शक्ति एक के हाथ में आ जाती है। कोई डाउट? बढ़े आगे? सर अब ये बताइए, ये आपातकाल का चैप्टर हमारे दुख भरी किताब में आया क्यों और ये भाग 18 में डाला क्यों गया? तो आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे, इसके लिए पता है जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार एक आदमी है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो नाजी नाम की पार्टी बना करके जर्मनी के अंदर चांसलर बना और जिसने पूरे देश के अंदर होलोकॉस्ट करा, जिसने यहूदियों का नरसंहार बोला जाता है। सुना आपने होलोकॉस्ट की घटना? चलो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बात यह है, अब टाइमलाइन बनाते चलिएगा, चाहे मेरे साथ चाहे सुनने के बाद। विश्व युद्ध बेटा प्रथम हुआ था, जो कि 1914 से 1918 में हुआ। आपको पता है कि इस विश्व युद्ध में जाहिर सी बात है जर्मनी हार गई, पता है सभी को कि नहीं पता है? जाहिर सी बात। उसके बाद बेटा ये हुआ कि जर्मनी ने अपना संविधान, जो ऑलरेडी उनका संविधान बना हुआ था, उसे खत्म करा। मेरी बात ध्यान से समझना। और जर्मनी ने बनाया अपना नया संविधान, जिसका नाम अंग्रेजी में ही आपको लिखना पड़ेगा, वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये बनाया। सर ये उसने क्यों बनाया? क्योंकि बेटा जर्मनी के अंदर उन्हें जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जो संविधान देश को चलाने में सक्षम हो। पूर्व संविधान खराब हो गया था, खत्म हो गया था, बेकार हो गया था, और जर्मनी के अंदर क्या हुआ? बनाया गया वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसमें एक अनुच्छेद आता है, उस अनुच्छेद का नाम लिख लीजिए 48। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा कि आपातकाल की शक्तियां जर्मनी से ली थी, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि इंदिरा जी को ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपातकाल की शक्तियां, गुड मॉर्निंग बच्चे, कि आपातकाल की शक्तियां जो है वो जर्मनी से लेनी पड़ गई थी। अभी तुम देखना कैसे इंदिरा गांधी चैप्टर को समझती हैं, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने तुम्हारे लिए कर दिया हैप्पी बर्थडे टू इमरजेंसी। अभी समझते हैं। सर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपना पुराना संविधान खत्म करा, टाइमलाइन बनाते चलना, नया संविधान बनाया। उसका आर्टिकल 48 कहता था कि जर्मनी में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसमें सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट खत्म करे जा सकते हैं, और ये आपातकाल लगाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रैक्टिस करी जाती है। कुछ कुछ भारतीय संविधान की तरह लग रहा है ना, कुछ कुछ कि सर हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, मौलिक अधिकार खत्म कर देते हैं सर। उसके बाद में आपातकाल घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? सर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। अभी देखते जाइए, ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संविधान जर्मनी का पुराना खत्म हो गया, नया संविधान बना जिसे वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद 48 था जो आपातकाल की बात करता था। ठीक हुआ क्या कि जर्मनी के अंदर ये नया संविधान धीरे धीरे करके लागू हो रहा था, लेकिन जर्मनी के अंदर उस समय पर देखने को मिला इन्फ्लेशन, और उस घटना को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी अत्यधिक महंगाई।
जर्मनी को उस समय पे नोट भी छापने पड़े थे लोगों का पेमेंट करने के लिए, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि कभी कभी ऐसा क्यों नहीं सरकार करती कि नोट छाप करके कर्जा उतार दे। इतना आसान नहीं होता है। नए नोट इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स में ग्रेशम का लॉ पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, बस बता रहा हूँ। तो जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई और जर्मनी में बेटा एक बड़ी दुखद घटना हो गई, सरकार पलट गई। आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ रहा हो तो बताइए, वरना मैं पुनः बनाने के लिए तैयार हूं। पहले मैं बता रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला था 1914 से 1918, खत्म हो गया। जर्मनी ने अपना संविधान डिलीट करा पुराना, नया संविधान बनाया गया। और अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये भी लिख सकते हो ये किसने बनाया, तो जिसने ये संविधान बनाया उसका नाम था ह्यूमो। हो सकता है एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछ, जिसने जर्मनी का संविधान बनाया, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विशाल? मैं भूल गया था, आप अच्छे बच्चे, बैठ जाओ। विशाल को थोड़ा हेजिटेशन होता है, विशाल को थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन नर्वसनेस निकालता है। डोंट वरी विशाल, इंटरव्यू प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें कम से कम फ्लुएंट स्पीकिंग में लेके आऊँ, ये विश्वास रखना। ठीक है, जो बच्चे लेट आए थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, कनेक्ट करने का प्रयास करना। एक बार डायग्राम दोबारा बना दूं, पुराने बच्चे भी समझ लेंगे। एक बार बना दूं दोबारा से, साफ देख लेना। बच्चों बैठ जाओ बेटा, समझना। आज हम पढ़ रहे हैं आपातकाल। आपातकाल भारतीय संविधान में, बेटा बात मत करिए, इधर देखिए। आज आपातकाल पढ़ रहे हैं। आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है और भाग 18 के साथ में अनुच्छेद 352 से 360। मैं आपको ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं जिसकी वजह से भारत के संविधान में आपातकाल जोड़ा गया। कोई डाउट? अब समझिएगा, हमने कहते हैं कि जर्मनी से लिया, लेकिन सिर्फ जर्मनी से नहीं लिया। जर्मनी से लेने के पीछे वजह है। पहली घटना, सर विश्व युद्ध प्रथम हुआ था 1914 से 1918। इसके समाप्त होने के बाद, विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, जर्मनी ने अपना संविधान, जर्मनी ने अपना पुराना संविधान डिलीट कर दिया, मिटा दिया। किसने मिटा दिया? जर्मनी। बेटा उसके बाद जर्मनी ने अपना नया संविधान बनाया जिसको बोलते हैं वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बातें मत करिए, ऑफ जर्मनी। नया संविधान बनने के साथ इसमें एक खतरनाक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 48, जो वही बात कहता है जो भारत का अनुच्छेद 352 कहता है। ठीक, पहली बात। उसके बाद आर्टिकल 48 बनने के बाद किस्मत कैसे चमक गई या क्या हो गया, तो इधर तो ये हो गया। उसके बाद जर्मनी में कुछ समस्याएं आ गई। सबसे पहली समस्या जर्मनी की थी हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक महंगाई। ये महंगाई की वजह से जर्मनी की कमर टूट गई। और जब भी किसी देश के अंदर पैसे पे आर्थिक संकट आता है तो सबसे बड़ा संकट देखने को मिलता है देश की सरकार पे, और इसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेटा सरकार पलट गई, यानी सरकार गिर गई। मैंने ये बताया। अब जब सरकार गिर गई तो एक व्यक्ति तो पहले से ही बैठा हुआ था कि जर्मनी में सरकार गिरे और मैं आ जाऊं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका फोटो दिखा देता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये रहा वो हिटलर। हिटलर इस बात का इंतजार कर रहा था कि जर्मनी के अंदर कैसे भी आर्थिक संकट आ जाए। बेटा क्या बात है, चले जाओ वहीं बैठ जाओ, सीधे बैठो, पैर नीचे, कायदे से बैठिए, क्लास है। ठीक है, और गर्मी लग रही हो तो पंखे वाली जगह पे आप जा सकते हैं, इतनी सुविधा कर सकता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, बाद में इशारे कर लेना। ठीक है, देख लो इधर। बेटा ध्यान से समझो, जर्मनी के अंदर क्या समस्या आ गई थी? हाइपर इन्फ्लेशन। हिटलर ने लोगों को तोड़ने का काम पहले ही शुरू कर दिया था। अगर मैं आज एक राजनीतिक दल बनाऊंगा तो पूर्व में जो भारत में राजनीतिक दल है उसके विरोधी बातें करूंगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे राजनीतिक दल में जुड़े। ये क्वालिटीज होती है लीडर की। तो ये बड़ा अच्छा ओरेटर था। सर ओरेटर मतलब वक्ता, बोलने वाला। इसकी कमाल की स्किल थी और जाहिर सी बात है ये यहूदियों के खिलाफ था, तो जब भी ये यहूदियों के खिलाफ बोलता था लोग ताली बजाते थे। तो बेटा इसी बात का फायदा बनाते बनाते इसने एक राष्ट्रीय सामाजिक दल बनाया जिसका नाम था नाजीज पार्टी। क्या नाम था? नाजीज पार्टी। हिटलर की नाजीज पार्टी का भैया लक चमक गया क्योंकि 30 जनवरी 1933 को इस आदमी ने शपथ ली जर्मनी का चांसलर। सर ये जर्मनी का चांसलर क्या होता है? तो जर्मनी का चांसलर होता है तुम्हारे देश के जैसा प्रधानमंत्री। और आज की डेट में हमारे देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके ये बोल सकते हैं कि 8 नवंबर 2016 को देश की सारी
करेंसी 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो तुम चांसलर की पावर तो समझ सकते हो। जब ये जर्मनी के अंदर बेटा चांसलर बन गए ना, तब उसके बाद में इन्होंने शुरू करा खुल के कत्ले आम। कहते हैं कि ज्यूस को तो जहां दिख जाते थे गैस चैम्बर में डलवा देते थे, जिंदा जलवा देते थे। लेकिन जैसा कि जर्मनी जो देश है, तुम्हारे भारत की प्रस्तावना में लिखा है सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पता है ना, बीच में सेकुलर भी आता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वर्ड लास्ट का पकड़ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऐसे ही जर्मनी भी लोकतांत्रिक गणराज्य, वहां लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है जहां लोग जाकर के सरकार को चुनते हैं, सरकार को पलट सकते हैं। लोगों ने विरोध करा, लोग बोले ये क्या कर रहे हो तुम हिटलर, तुम तो ज्यूस को मार रहे हो, ये तो ह्यूमन राइट के खिलाफ है। तो हिटलर बोला हाँ मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ था। हिटलर ने सीधे कहा मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ था, मैं तो मारूंगा। तो वहां पर जितने बड़े ह्यूमन राइट थे, संसद के अंदर जो जितने लोग बैठे थे, उसने कहा हिटलर को रोकना पड़ेगा वरना हम सरकार पलट देंगे। हिटलर घबरा गया। हिटलर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन उसे ज्यूस की हत्या करने की सनक भी सवार थी। तो उसने क्या करा, उसने तुम्हारे जैसे विद्वान आईएएस जैसे सचिव लोगों को बुलाया या पढ़े लिखे वकीलों को बुलाया और बोले मुझे नहीं पता, इस संविधान से कोई भी ऐसा अनुच्छेद निकाल के दो जिससे मैं ज्यूस को मार सकूं। तो पता है वहां के वकीलों ने क्या राय दी, बोले अनुच्छेद 48 तो है, लेकिन उससे पहले हिटलर तुझे पूरी जर्मनी के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, आपातकाल। अब याद रखना मेरी बात, जर्मनी की संसद का नाम है राइक्सटैग। पता है आपको? नहीं पता तो आओ देख लेते हैं बेटा। जर्मनी की संसद का नाम है राइक्सटैग और हिटलर ने अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को भेज के, नाजी पार्टी के व्यक्ति को भेज के राइक्सटैग की संसद में ब्लास्ट करवा दिया, आग लगवा दी। इसे बोला जाता है राइक्सटैग अग्निकांड। ये देखो सामने लिखा है। और इस अग्निकांड का प्रभाव क्या है, ध्यान से समझना। अभी अगर संसद पर अटैक हो जाए और संसद जलने लगे तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कहेंगे ये देश में आपातकाल की स्थिति है, राष्ट्रपति को फोन मिलाएंगे और कहेंगे देश में क्या लागू करो, आपातकाल। यही इस चांसलर के बच्चे ने करा। हिटलर में बुद्धि की कमी नहीं थी, हिटलर ने फोन मिलाया और हिटलर ने कहा डियर प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, इट इज अ टाइम टू ईओस ईओस। ईओस ईओस का मतलब आपातकाल लागू करो। तो जर्मनी में मुबारक को क्या लागू हो गया, आपातकाल। और बेटा 1933 से जो आपातकाल लागू हुआ है, कहा जाता है कि इसने इतने लोगों को मार दिया, ये ऑर्डर है उस समय का, इसे बोलते हैं फायर डिक्री। फायर डिक्री कहा जाता है कि इसने इतने लोगों का नरसंहार करा। एक बार खुद पढ़ लो, 2/3 यहूदी यूरोप से गायब कर। पढ़ो, इट इज अ कनेक्शन ऑफ आईआर एंड पॉलिटिक्स। कम से कम ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लीजिए, माध्यम से की गई। होलोकॉस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार था। 1941 और 45 के बीच नाजी पार्टी जर्मनी और उसके सहयोगियों ने जर्मन कब्जे वाले यूरोप में लगभग 6 मिलियन यहूदी की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी, जो यूरोप की यहूदी आबादी का लगभग 2/3 था। हत्याएं मुख्य रूप से कब्जे वाले पोलैंड के विनाश से गिरोह, मुख्य रूप से ऑस्ट्रिच बिर्केनो, ट्रेवलिंका, बेल्जेक, सोबिबोरा और चेलमेनो के बड़े पैमाने पर गोलाबारी और जहरीली गैस के माध्यम से की गई थी। गैस चैम्बर कहते हैं। बात आई समझ में? दिस इज कॉल्ड द ब्लैक चैप्टर, ब्लैक अध्याय ऑफ जर्मनी। और बेटा ये होलोकॉस्ट की घटना होते होते 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध निपट गया, क्योंकि शुरू कब हुआ था, 1939 में। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तुम्हारे भारत में आया 1946। सर ये क्या बात हुई, 1945 के बाद 1946 तो आएगा। तो 1946 की घटना पे आप इतना बल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1946 में 9 दिसंबर को तुम बैठे थे संविधान बनाने, फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 को अपने यहाँ संसद के अंदर अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद को बना दिया गया था, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, जिन्हें आज की डेट में प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हो। बाद में अध्यक्ष जो कि स्थायी थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूपीएससी का क्वेश्चन प्रीलिम्स का बना। तो सर अब क्या हुआ बेटा, 9 दिसंबर 1946 को जब हम संविधान लिखने बैठे और बाबा साहब ने बोला भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, तो सबका रिएक्शन ऐसा ही हो गया जैसा तुम्हारा।
सब डर गए, सभी भारतीय डर गए। भारतीय बोले ये क्या बात है, जिस घटना से 2/3 यहूदी मार दिए। जमाई आ रही है, फोकस करो फोकस, जो चीज समझ नहीं आ रही पूछो, सोने के लिए लेक्चर नहीं लिखते रहो। 2/3 यहूदी साफ कर दिए, 2/3 यहूदी साफ कर दिए जिस आदमी ने अनुच्छेद 48 के एक आर्टिकल से आपातकाल लगा के आप पूरा चैप्टर डाल लें। तो बेटा सवाल यहीं पर बनता है, जर्मनी के आपातकाल और भारत के आपातकाल के प्रावधानों में अंतर बताओ। मेरा मेंस का क्वेश्चन मैं सीधे पूछ रहा हूँ, जर्मनी में आपातकाल का जो वर्णन था, भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन है। कोई प्रयास करना चाहेगा, दोनों में अंतर बताएगा, हमारा बेहतर है या उनका बेहतर था? हमारा बेहतर है तो क्यों बेहतर है, उनका खराब था तो हमारा क्यों खराब है? कोई बताने का प्रयास करें। आयशा क्या लगता है? हमने भी डाला पार्ट 18 आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360। तो बाबा साहब से तुम्हारी ही तरह जब संविधान सभा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया तो बाबा साहब ने कहा एक वर्ड याद रखना, सेफ गार्ड, बचाओ प्रावधान। तो मैंने कहा ये क्या होते हैं? बोले अभिषेक हमारे यहाँ सिर्फ आपातकाल नहीं है, आपातकाल को रोकने के लिए भी प्रावधान डाले गए हैं। यानी हमारे देश का संविधान सिर्फ आपातकाल लागू करने की परमिशन नहीं देता, ऐसी कंडीशन भी बताता है जिससे आपातकाल के प्रभाव को टाला जा सकता है। लिखो दोनों वर्ड अपनी कॉपी में। डिफरेंस समझे? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस। अगर मेंस लिखना ही नहीं सीख पाए क्लास से, करोगे क्या जीवन? ठीक है, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं दोबारा से, ये 2 शब्द लिख लो मेरे साथ, टाइमलाइन अपनी कॉपी में बना लेना, उससे आपका पूरा नोट हो जाएगा। हर लेक्चर में टाइमलाइन बनाएंगे जिससे आप घटनाओं के क्रम को जान लें। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, नोट्स दे दिए जाएंगे जो सीधे प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो। हर नोट्स के लास्ट में मेंस का क्वेश्चन होगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्लाइड में होगा, लगा सकते हो। मैं ऐसा हमेशा करता हूं। दूसरी बात ये, लाइब्रेरी और डिबेट सेशंस और मॉक इंटरव्यू सेशंस में कराने वाला हूं, जो भी इंटरेस्टेड हो तैयार हो सकता है। लास्ट टाइम एक बच्चा था, कहाँ गया? जावेद नाम है शायद उसका, थोड़ा है क्या कॉम्पिटिशन का, बड़ी अच्छा लड़का है पढ़ाई में। तो बेटा जो है जावेद आता है, जावेद को लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने इंटरव्यू सेशन कराया था, उसको हम वो नहीं कर पाए पब्लिक, आप देखिएगा उसको, अच्छा इंटरव्यू दिया था उसको। एक उला लड़की थी, उला, शी वाज ब्रिलियंट। तो आप अगर मॉक सेशंस में इंटरेस्टेड है, सर एग्जाम से पहले इंटरव्यू, बेटा साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले दिन से गिरोगे, जरूरी नहीं फाइनल स्टेज में चलाने लगो, लेकिन अगर डर निकालना है, एंजाइटी निकालनी है तो बता देना, हम माइक सर और कोऑर्डिनेटर जी तीनों मिलकर के एक पैनल बना के आपका क्रम अनुसार इंटरव्यू लेंगे। जिसपे कोट पैंट नहीं है बता देना, मैं अपना अरेंज कर देता हूँ, अगर तुम्हें मेरे वस्त्र पहनने में आपत्ति ना हो लड़कों। ठीक है, सीधी बात। लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी करी, लास्ट में करी। चलो वापस आ जाओ, अब ध्यान से समझिएगा। सर आपने जो पूरी स्टोरी बताई वो रिपीट कर दीजिएगा। कब से ये स्टार्ट होगा? अभी अगस्त के बाद, जब सितंबर में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो और सिलेबस 70% कंप्लीट करा दो। और अगर मैं रुका, क्योंकि मेरा भी टाइम बहुत मैटर करता है, आई एम ऑल्सो हैविंग द इंटरव्यू दिस ईयर, और अभी कई सारे हैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग विद 3 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर लोकेटेड इन दिल्ली, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को मैं प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन और देखो अब आ जाओ इधर। सबसे पहले ये चीज देखिएगा, मैंने आपको ये बताया, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इमरजेंसी। सर भारत में इमरजेंसी किसमें वर्णित है? भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। इसका मतलब होता है 352 से का मतलब 53, 54, 55, 56, 60 तक। कोई सिर्फ ये 2 आर्टिकल लिख के खुश ना हो ले बस इतनी इमरजेंसी नहीं। सर इसके पीछे आपने हमें सबसे पहले पढ़ाया ऐतिहासिक घटनाक्रम। सर इसका इतिहास क्या है? तो आपने हमें ये बताया कि विश्व युद्ध प्रथम रुकने के बाद, जो कि कब हुआ था? 1914 से 1918। बेटा जर्मनी ने अपने यहाँ पुराने संविधान को हटा करके रिप्लेस करके क्या लेके आए? नया संविधान लाए जो ह्यूगो ने बनाया था, जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा इसमें खतरनाक आर्टिकल जुड़ा हुआ था जिसका नाम था 48। पहले आपने इतनी टाइमलाइन बना ली, इतनी बना ली, इतने तक अगर किसी को भी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो 500 बार पूछो, मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेके बताऊंगा। आर्टिकल 48 में बेटा लिखा हुआ था सेम वही बात है कि भारत के अंदर जैसे आपातकाल लगेगा कैसे लगता है। हुआ ये कि जर्मनी के अंदर संकट देखने को मिल गया, कौन सा? वित्तीय। सर वित्तीय संकट की वजह से क्या हुआ? सरकार बदल गई, और जब सरकार गिर गई तो किसकी सत्ता आ गई? तो बेटा आ गई नाजी सत्ता, और हमारे हिटलर भैया बन गए। सर कब? 30 जनवरी 1933 को, जिसे वहां पे कहते हैं चांसलर। कोई दिक्कत? मैंने ये बताया। चांसलर बनने के बाद इसने क्या करा?
सर चांसलर बनने के बाद में इसने वहां पे ज्यूज लोगों का नरसंहार करा, 2/3 ज्यूज यूरोप वाले हिस्से से गायब कर दिए। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? कोई डाउट? उसके बाद मैंने बताया कि भारत में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा लगी। संविधान सभा में अभी आगे इतना पहले बना लो फिर बताता हूँ, वरना मिक्स हो जाएगा। बेटा बनाते चलना, ठीक है? इसको एक चीज और कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि आपको क्रम अनुसार सीक्वेंस है। वैसे आपको ये मेरी स्लाइड में बन मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? ज्यूज से दुश्मनी का क्या रीजन था? व्यक्तिगत होती है कभी कभी कुछ चीजें बेटा। पहली बात तो ये है कि जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बच गया था तो इसे छोड़ने वाला एक फौजी भी ज्यूज ही था। बड़ी अच्छी घटना है, सबने पढ़ी होगी। इसने एक इंटरनली सिस्टम जनरेट हो गया था। जैसे मान के चलो कि वैदिक काल के अंदर शेड्यूल कास्ट और पंडितों को देखते थे, जनरल वालों को क्या दिक्कत थी? शेड्यूल कास्ट वाले इंसान नहीं होते क्या? मेरी तो फैमिली में भी है, रिलेटिव भी है, ब्राह्मण फैमिली में मैरिड भी है, और मेरे 90% दोस्त मुस्लिम और एससी भी हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ, साथ में खाता हूँ। मुझे तो ये अब जाके पता चला ग्रेजुएशन में आके कि ये जात पात नाम की कोई बीमारी होती है। तो ये संकी था, इसको साइको था और कुछ नहीं था कि मैं नाजी को मिटा दूंगा। समझ गए बात? इसके पीछे इसकी अपनी पर्सनल अवधारणा थी। कहा जाता है कि इसकी जो पार्टनर थी जिसके साथ में ये रहता था, वो पार्टनर जो थी वो पार्टनर भी कौन थी? ज्यूइश थी। बैठ कृष्णपाल, आपकी हिटलर वाली जो घटना है वो थोड़ी सी मिस हो गई, ठीक है? मैं लास्ट टाइम 30 सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ, आप कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। बच्चों ध्यान से सुनना, संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद है, इसके पीछे इतिहास है जर्मनी का। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध रुकने के बाद में नया संविधान बना, उसमें एक अनुच्छेद डाला गया 48, जो कि सेम बात करता है आपातकाल लगाने की। मजा आ गया हिटलर को, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? आर्थिक संकट जर्मनी के अंदर, हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन के कारण क्या हो गया कि जर्मनी के अंदर सरकार पलट गई, नई सरकार आ गई, नाजी सत्ता दल, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी की वजह से जब भी कोई पार्टी आती है, बहुमत वाला व्यक्ति कौन बनता है? सर पीएम बन जाता है। ऐसी जर्मनी में कौन बन गया? हिटलर चांसलर। और इसके चांसलर बनने के बाद इसने नरसंहार शुरू करा। तो नरसंहार शुरू करने से मना कर दिया गया। इसके आगे की टाइमलाइन ये है बेटा। फिर क्या कराया? तो सर हिटलर ने आपातकाल लगाने के लिए जर्मनी की संसद, जिसका नाम है राइक्सटैग, पर क्या कराया? सर हमला कराया, जिस हमले की निंदा करी जाती है और बोला जाता है फायर डिग्री। बातें ना करें। इस फायर डिग्री के एवज में हिटलर ने बेटा क्या लागू कर दिया अपने यहाँ? आपातकाल। और इस आपातकाल को लागू करने के बाद 2/3 यहूदियों की हत्या कर दी। और उसके बाद वर्ष आया 1946, जब भारतीय संविधान के सब लोग बैठे तो उनके मन में एक आइडिया था, एक डर था, एक फियर था। स्टोरी बन पूरी हुई। अभी तुम्हें इंदिरा की स्टोरी बताऊंगा, मजा आ जाएगा। उससे बताऊंगा नहीं, आज स्टोरी देखेंगे, तुम्हें पता चलेगा ये टीचर यूनिक क्यों, जानोगे, ठीक है? बड़े आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ क्या हुआ? गया तो गया, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा ड्रॉप कर दूंगा बाद में। समझिएगा ध्यान से। हुआ ये 1946 को संविधान सभा का पहला दिन। तो बाबा साहब से पूछा गया कि बाबा साहब, आप नहीं जानते हिटलर ने आपातकाल लगा के जर्मनी को यहूदी विहीन कर दिया, आप ये डाल रहे हो। तो बाबा साहब बोले, मैं सिर्फ आपातकाल का चैप्टर नहीं डाल रहा, उसके साथ डाल रहा हूं सेफ गार्ड। सेफ गार्ड, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो बचाव प्रावधान। मैंने कहा बाबा साहब ये क्या है? बोले बेटा ये तो तुझे अभी धीरे धीरे पता चलेगा। जब आर्टिकल 352 को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 360 तक आएगा, तब पता चलेगा कि इमरजेंसी लगाना और हटाना, और किन कंडीशनों पे लगाना और किन कंडीशनों पे हटाना, ये सारी परिस्थितियों को बोलते हैं सेफ गार्ड। कोई डाउट? तो कंपैरिजन हो गया। सर लिया हमने जर्मनी से, बट हमने होशियारी करी कि हमने जर्मनी के जैसा नहीं रखा, हमने अपने यहाँ पर साथ में क्या जोड़ दिए? बचाव प्रावधान। आगे बढ़े। सर ये तो हो गया बेटा, ये सिर्फ हो नहीं गया, इसे होने की वजह से जो देश में हो गया वो इतना दुखदाई हो गया कि कुछ पूछो मत। क्यों? क्योंकि बेटा मैडम थी नेहरू जी की बेटी, जिनका नाम था आदरणीय इंदिरा जी। चलो अब जरा इनकी स्टोरी भी सुन लो। अब तुम हिटलर की स्टोरी तो सुन चुके हो,
ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को आपातकाल के बारे में नहीं पता कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया क्यों था, आज आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरी बात, आपके दादाजी अगर घर में हैं तो एक बार उनसे पूछिएगा, वो आपको एक घटना बताएंगे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस्कोमिसिटी। सर ये क्या होता है? सार्वजनिक नसबंदी। ये अभियान चलाया था मैडम ने। अभी देखिए क्या होगा, समझिएगा। हुआ ये कि इंदिरा गांधी जी ने चैप्टर पढ़ रखा था हिटलर का बड़ा अच्छे से कि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं आपातकाल का चैप्टर है। दिक्कत ये हो गई, मैडम ने पहली बार 1971 में लोकसभा के चुनाव लड़े। सर चुनाव कहां से लड़े? तो चुनाव लड़े थे रायबरेली सीट से। ये वाला बरेली नहीं, आप जाओगे लखनऊ से आगे तो आपको एक रायबरेली मिलेगा। मैडम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रायबरेली सीट से मेरे लिए कोई दिक्कत आएगी, लेकिन इनके विपक्ष में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसका नाम पता है बेटा क्या था? राज नारायण। मैडम जीत भी गई रायबरेली सीट से। सर मैडम जीत गई तो क्या दिक्कत है? मैडम के जीतने के बाद हमारे राज नारायण जी चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सी पिटीशन लेके? चुनाव याचिका लेके, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद रिट पावर तो होती है लेकिन चुनाव के मसले सीधे सुनने की शक्ति भी होती है। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छी स्टोरी है, तुम्हें मजा आ जाएगा। हुआ ये कि राज नारायण जब हाई कोर्ट गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे आदरणीय जगमोहन सिन्हा, और जगमोहन सिन्हा साहब बोले यस राज नारायण यू आर राइट। इस औरत ने अपने प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रयोग करके, अपने ऑफिस का पद इस्तेमाल करके इंडिया के अंदर चुनाव जीता है। और पता है आपको, ये निर्णय आया था 12 जून 1975 को, और मैडम से कह दिया गया था कि मात्र 10 दिन है आपके पास, 10 दिन बाद आप क्या नहीं रह जाओगी? पीएम। मरता क्या ना करता, कहावत बिल्कुल सत्य है। मैडम के दिमाग की घूम गई, लेकिन मैडम एक गलती कर गई। अगर मैडम सुप्रीम कोर्ट चली जाती तो हुआ ये था कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पलट दिया था, लेकिन मैडम सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। मैडम टेंशन लेके घर में बैठ गई। उसी बीच में देश में 4 घटनाएं और हो रही थी। एक तो मैडम परेशान थी, दूसरी बेटा घटना क्या हो रही थी कि एक व्यक्ति और था जिसका नाम था जेपी नारायण। ये जेपी नारायण कहाँ के थे बेटा? ये दिल्ली में बैठे हुए थे। दिल्ली में जगह का नाम था रामलीला मैदान। ये रामलीला मैदान में बैठ के मैडम का विरोध कर रहे थे कि मैडम की जो सत्ता है वो बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई है, करप्शन है, इस औरत को चले जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा सर। दूसरा क्या चल रहा था? कृष्णपाल सुनना। दूसरा था नवनिर्माण आंदोलन। सर ये नवनिर्माण आंदोलन कहाँ चल रहा था बेटा? ये चल रहा था गुजरात। गुजरात के अंदर छात्र और मध्यम वर्ग के लोग मांग कर रहे थे कि एक नया गुजरात बनाएंगे जो करप्शन फ्री होगा। तीसरा, विश्वव्यापी रेलवे की हड़ताल। 1974 में विश्वव्यापी रेलवे की हड़ताल चल रही थी। तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। मैडम पे प्रेशर देख रहे हो? ऐसे में इस औरत के दिमाग का जाहिर सी बात है मानसिक संतुलन बना रहना तो मुश्किल है, हिलना जरूरी है, तो समझिएगा। चौथी और आखिरी चीज ये थी कि मैडम के ऊपर इन सारी चीजों का प्रेशर था, और जो जेपी नारायण बैठे हुए थे ये थे बिहार छात्र समिति। बिहार के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हमारी हॉस्टल की सुविधाएं बेहतर नहीं है, फलाना बेहतर नहीं। इन सब कारणों के चलते अपना जजमेंट हारने के बाद इंदिरा गांधी जी का बहुत मुश्किल हो गया था पद पे रहना। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो वैसे ही कह दिया था मैडम तुम्हारा चुनाव हम करते हैं निरस्त, 10 दिन का समय है, अपनी गद्दी खाली कर देना। बेटा कहते नहीं है कि कभी कभार आपदा में भी अवसर मिल जाता है, तो बेटा ये जो जेपी नारायण बैठे हुए थे रामलीला ग्राउंड में, यहीं पर एक घटना हो गई। सर कौन सी घटना हो गई? तो बेटा हुआ ये, मैडम के पास 2 करीबी लोग भाग के आए। पहले कौन थे? मैडम के बेटे, जिनको सब प्यार से कहते थे राजीव गांधी जी। और दूसरे पता है कौन थे? दूसरे थे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिनका नाम था सिद्धार्थ राय, जो झारखंड के राज्यपाल भी थे लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ये मैडम के पास भाग के आए, बोले मैडम मैडम आप क्यों परेशान हो? तो मैडम बोली कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों परेशान हूँ? दिख नहीं रहा तुम्हें? एक तो जेपी नारायण चीख चीख करके वहां लोगों से कह रहा है कांग्रेस पलटो, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, भगाओ इंडिया को, और ऊपर से नवनिर्माण आंदोलन चल रहा है, बिहार छात्र समिति चल रहा है, रेलवे की स्ट्राइक चल रही है, देश में अराजकता के नाम से मुझे जाना जा रहा है। तो इन्होंने कहा मैडम आपको नहीं पता लेकिन आपके हाथ एक जैकपॉट लग गया है। तो मैडम ने भी पूछा कैसा जैकपॉट, कैसा जैकपॉट? तो उन्होंने कहा मैडम
ये जेपी नारायण रामलीला ग्राउंड में बोल रहा है कि पुलिस और आर्मी, हमारे देश की सरकार इतनी करप्ट हो चुकी है कि तुम्हें इनका कोई भी आदेश नहीं मानना चाहिए। तो मैडम बोली इसमें क्या बात है बेटा, पूरे देश के लोग यही कह रहे हैं सरकार की बात नहीं मानो। बोले नहीं, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 352 कहता है कि देश के अंदर 2 या 3 कंडीशन में आपातकाल लग सकता है। पहला कब, जब देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए। उसके अलावा कब, जब देश में आंतरिक डिस्टरबेंस हो जाए, आंतरिक व्यवस्था बिगड़ जाए। ये 352 अनुच्छेद की बात मैं तब कर रहा हूं जब संशोधन नहीं हुआ था, बाद में इसमें सैन्य विद्रोह जोड़ दिया गया। 3 चीजें बताई गई थी, जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए और तीसरी आंतरिक अशांति हो जाए। समझ लेना, पहले ही कहता था युद्ध या बाह्य हमला या फिर आंतरिक अशांति। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि आप जरा दिमाग लगाओ मैडम, ये पुलिस को क्या करने को कह रहा है, आंतरिक अशांति भंग करने को कह रहा है, बगावत करने को कह रहा है। बात मैडम के भेजे में बैठ गई और मैडम ने 25 जून की रात को 2:30 बजे 5वें नंबर के भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन करा और फोन करके कहा भाई साहब मेरी बात हो चुकी है सबसे, सुबह आपके ऑफिस में एक ऑर्डर आ जाएगा, सबकी सहमति का पत्र आ जाएगा, भाई साहब लागू कर दो आपातकाल। तो भाई साहब उस समय पता ही है कांग्रेस पार्टी के लोग तो ज्यादा से ज्यादा इंदिरा जी की बात मानते थे, मजाल क्या काट दी जाए। तो उनकी बात मानने की वजह से फखरुद्दीन अली साहब ने फोन पे बोला ठीक है मैडम, और उन्होंने रात में ही रेडियो पे डिक्लेरेशन करा दी कि द कंट्री इज अंडर इमरजेंसी, मुबारक हो आपातकाल लग गया। सर आपातकाल लग गया? हाँ बेटा, अभी तो तुम्हें एक चीज और बतानी है, खतरनाक चीज बतानी है, दिखा देते हैं है ना, इसमें अगर हुई तो जरूर दिखाऊंगा मैं। चलो इसमें नहीं, छोड़ो, ये देखो ठीक है, ये रहा, ये उस समय का न्यूज़पेपर है, मैडम ने डिक्लेयर करवा दी थी इमरजेंसी। अभी ये भी बताऊंगा कि आज तक अनुच्छेद 352 का आपातकाल भारत में कितनी बार लगा। समझना, यहां पर संविधान का गला घोट दिया गया। सर कैसे गला घोट दिया गया? संविधान ये कहता है कि जब भी देश में आपातकाल लगेगा, समझना ध्यान से, सबसे पहले प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह होगी, ठीक, और घोषणा कौन करेगा? घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति को कैसा चाहिए? लिखित सहमति चाहिए। मैडम ने उस समय गेम खेल गई क्योंकि कहीं पे भी कंपलसरी नहीं था कि लिखित चाहिए। मैडम ने बेटा ये घोषणा फोन पे करवा दी। कहते हैं फखरुद्दीन अली साहब की जो मृत्यु हुई हार्ट अटैक से, वो इसी दुख में हुई कि मेरे हाथों इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब मुबारक हो, मैडम ने लगा दी तुम्हारे देश में आपातकाल। और उस आपातकाल के बाद जो मैडम ने 42वां संविधान संशोधन करा है वो तो दुनिया जानती है। इसे कहते हैं मैडम का इमरजेंसी अप्लाई फॉर्मूला। बात आई समझ में या नहीं? और समझाता हूं सर, अब क्या समझाओ लोग, अब तुम्हें एक नई चीज दिखाता हूं, ठीक है? अब जरा सब्र करके ठीक से बैठ जाओ और बस, ज्यादा नहीं, तुम्हारे 4 मिनट ध्यान से देखना। पढ़ो। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी। इसी दिन आधी रात को बिना किसी चेतावनी के आपातकाल घोषित कर दिया गया था। भारत में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। पहली 1962 में चीन और दूसरी 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हुई थी। इंदिरा गांधी ने 3 आधारों पर इस अलोकतांत्रिक कदम को उचित ठहराया था। पहला, जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया आंदोलन और उससे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र को पैदा हुआ खतरा। दूसरा, तेजी से आर्थिक विकास और वंचितों के उत्थान की आवश्यकता। और तीसरा, विदेशी शक्तियां जो भारत को अस्थिर और कमजोर करना चाहती थीं। हालांकि जानकार इस इमरजेंसी की 4 मूल वजह बताते हैं। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन,
बिहार में शुरू हुआ जेपी आंदोलन, रेलवे की देशव्यापी स्ट्राइक और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने कदाचार के आधार पर इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव को अमान्य ठहराया था। ये फैसला इमरजेंसी की फौरी वजह बना। इसकी टाइमलाइन देखें तो 19 मार्च 1975 इंदिरा गांधी अदालत में गवाही देने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनी। 12 जून 1975 न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को अमान्य घोषित किया, लेकिन उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया और 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी थी। इंदिरा गांधी संसद में उपस्थित हो सकती थी, लेकिन जब तक अदालत उनकी अपील पर फैसला ना सुना दे तब तक उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन निर्णयों ने जेपी आंदोलन को गति दी थी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पैदा कर दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और 25 जून 1975 से भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। इमरजेंसी लागू होते ही चुनाव को रद्द करने और नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने की जमीन तैयार हो गई थी। इंदिरा गांधी के अधिकांश राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, जिनमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता शामिल थे। यहाँ तक कि आपातकाल का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता में सख्ती से कटौती की गई थी। गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस दौर का एक काला पन्ना जबरन चला सामूहिक नसबंदी अभियान भी था। इस दौर में बिना मुकदमे के सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही इस दौरान सरकार ने कई बार संविधान में संशोधन भी किया, जो आपातकाल हटने के बाद नई सरकार ने रद्द कर दिया था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया। फिर हुए चुनाव में देश की जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारी शिकस्त दी थी। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और नई सरकार का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में किया। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। फिलहाल आपातकाल को स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है। समझे बात को कि नहीं? अब बताओ, इमरजेंसी समझ में आई कि नहीं? कि मैडम ने क्या क्या गुड़ खिलाए थे, समझ आए बात को? तो बेटा इसे कहते हैं। और राज्यसभा टीवी कौन फॉलो करता है? संसद टीवी हो गई है, तो इसको टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी कहानी का जिस्ट होगा। मजा आया हो तो क्लैपिंग करो, वरना की बात नहीं। आगे यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम प्रैक्टिकली आर्टिकल 352 को समझेंगे कि 352 के अंदर किस तरीके से आपातकाल लगाया गया था। थोड़ा स्लो चलेंगे। मैडम से बस एक ही गलती हो गई बच्चों कि अगर सब कुछ ठीक रहता, परंतु मैडम से दिक्कत इस बात की हो गई कि मैडम ने पता नहीं किसकी सलाह पर 1977 में चुनाव कराने की जिद मान ली, और जब उन्होंने इमरजेंसी हटाई 21 मार्च को, चुनाव करे, तो धोखे से सरकार ही पलट गई और सत्ता में कौन काबिज हो गए? मोरारजी देसाई। तो याद रखना, मैडम ने 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया था, वो पूरा पलटने का प्रयास मोरारजी देसाई 1978 में करते दिखेंगे। मैडम का संवैधानिक संशोधन 42, मोरारजी देसाई का संवैधानिक संशोधन 44। अब पढ़े आगे, कोई यहाँ पे दिक्कत? टाइमलाइन बनाते चलिएगा, टाइमलाइन को मिस मत करिएगा, ठीक है? चलिए भाई, आ जाते हैं वापस। जरा सी टास्क परफॉर्म कर लो, आपका सिस्टम जवाब दे जाता है। चले कोई नहीं, आज इमरजेंसी, ठीक है? तो चलिए फाइनली हेडिंग डालिए। और सबसे पहले बेटा एक सवाल है जिसमें तुम्हें मजा आ जाएगा, इस सवाल को पकड़ना। और ये सवाल गोल्डन सवाल है, कृष्णपाल ध्यान से सुनना। पहला आपातकाल लगा था 1962 में, कब खत्म हुआ? 1967 में।
दूसरा आपातकाल लगा था देश में अनुच्छेद 352 का 1971 में, 1977 तक। ये तीनों युद्ध के दौरान लगाए गए थे। लेकिन मैडम ने जो तीसरा आपातकाल लगाया था वो 1975 में लगाया गया था। इस चीज को ठीक कर लीजिए, ये यहाँ पे ये जो लगाया गया था 75 में, जो कि खत्म कब हुआ था? 77 में। मेरा प्रश्न ये है, मैडम ने आपातकाल के अंदर आपातकाल कैसे लगा दिया? अगर तुम थोड़ी भी बुद्धि लगाओ तो देखो, देश के अंदर एक आपातकाल ऑलरेडी था, दूसरा वाला, तीसरा आपातकाल कहां से घुस गया? तो प्रश्न मेरा ये है, क्या आपातकाल के वर्तमान मौजूद सत्र में होते हुए भी आपातकाल लगाई जा सकती है? तो आंसर देना यस। एक ही समय पर देश में दो आपातकाल लगाए जा सकते हैं, अलग अलग ग्राउंड पर, सेम ग्राउंड पर नहीं, अलग अलग। अगर एक आंतरिक व्यवस्था पर है तो दूसरा बाह्य युद्ध पर लगाया जा सकता है। प्रैक्टिकली मैडम ने यही करा। पहला, हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक आप पढ़ाई सकते, इसमें सही तो है। हाँ, ये जो 71 का लगा था, मैं बता दे रहा हूँ, ये 3 दिसंबर को था, ये 25 अक्टूबर को था और ये 25 जून को। ठीक है बेटा, ये चीज लिखिएगा, अपनी कॉपी में लाइन लिखिए कि देश में आपातकाल होते हुए भी आपातकाल के अंदर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। वैसे इस क्लास में अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है, नेगेटिविटी दूर। हाँ बताएं, ठीक, नाम सुना है, कहाँ से सुना है? वो जगह भी सेम है। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, स्टोरी, उसमें उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बोला था कि इमरजेंसी बीच हो कहने के लिए वो कमलापति त्रिपाठी जो थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1973 थे, उनका रोल था, विद्रोह हुआ था, पीएससी विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें पूरी यूपी के शासन मिल गया था, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, तो वहाँ से बीच हो गए। लेकिन उसका मेन कारण जो बता दिया कि संजय स्टोरी जो है उसको बोलते हैं कि संजय की जो संजय थे, संजय गांधी, उनकी कहने का आज तक का दर्शाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही, बहुत डीप बात है। संजय गांधी के कहने के किंगमेकर थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य, मैं इस बात को मानता हूँ। गवर्नेंस, जैसे अभी वर्तमान में नाम नहीं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी का, सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं, गट्स और स्किल चाहिए होते हैं। जब वो स्किल की कमी होती है तो पापा सोचते हैं यार मैं ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करके दे जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं एक परिवारवाद की जो विचारधारा पे उंगली उठाई जाती है वो गलत नहीं है। और वो भी जो आप बता रहे हैं अस्थिरता थी, बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि पार्टी की नींव तोड़ने वाला खुद के ही घर का व्यक्ति था। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो बात बहुत गहरी है और राइटर की स्टोरी पढ़ने के बाद ही और आयाम समझे जा सकते हैं। लेकिन मैं सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर केसेस में क्वेश्चन आया था, हाँ, 1975 का आपातकाल कुछ जो आपातकालों से किस प्रकार से जुड़ा? भाई मैं बताता हूँ कैसे था। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 1975 का आपातकाल, आंतरिक आपातकाल जो था वो बाकी चीजों से कैसे भिन्न था। तो अभी आपने इंटरनल इमरजेंसी की स्टोरी तो समझ ली, अब उससे पहले आर्टिकल 352 पढ़ लेते हैं ताकि आपकी एक समझ बैठ जाए कि ये 352 है। शुरू करें, चलो। क्या वो कुछ लिखना है बच्चों? चलो तो बेटा सुनिएगा, ये पूरी स्टोरी हम राजनारायण की देख चुके हैं, जिसने मैडम की टेंशन बढ़ा दी थी, संपूर्ण क्रांति आ गई थी। बेटा ये कविता इंटरव्यू में सुनाई गई थी मुझे, जब मैं मनोज मिश्र के बोर्ड में पहुंचा था, संजय सिरने, तभी पीसीएस की बात मैं कर रहा हूं। तो बेटा ये उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाया था। उस दिन डेट थी 21 अगस्त 2023 और ठीक 2 दिन पहले राहुल गांधी लेके आए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उन्होंने एक कविता मेरे सामने गुनगुनाई थी कि सिंहासन खाली करो की चिंता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सो भुगवा उठी। तो उन्होंने कहा कि इस कविता से आप क्या समझते हैं? तो वो देख रहे हो कनेक्शन कहां से कहां ले जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप ये कविता याद करें, इसको रटें या लिखें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी हो तभी आप बोले। तो मैं इस क्वेश्चन पे स्किप कर गया था, सॉरी सर, मैंने ये कविता पहली बार सुनी है, मुझे इसके बारे में अभी कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सीधे नो बोल दो, उन्हें भी पता है आप हर चीज पढ़ाई करते समय नहीं याद रख सकते। तो बेटा इस तरीके से वो बहुत सी चीजें कनेक्ट करके पूछ जाते हैं। तो कृष्णपाल के जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि पुस्तक की बात हो रही है, वो आपसे पूछ लेंगे। वो कहेंगे आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, आप कहोगे सर नॉवेल्स पसंद है। अच्छा बताओ मार्केट में कौन सी नॉवेल आई, क्योंकि वो नॉवेल नहीं पढ़ रहे लेकिन अखबार तो पढ़ रहे हैं, और अखबार में नई नई नॉवेल्स के विमोचन की खबरें आती है, तो इसलिए अखबार जरूर पढ़ें। चलिए बढ़े आगे। चलो भाई बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से, मीसा एक्ट के बारे में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं 352 की स्टोरी पर, और मैं चाहता हूं आप लोग एक बार 352 पढ़ लें आर्टिकल, ठीक है? तो आगे आगे थोड़ा सा पीछे चलता है, क्योंकि आप आर्टिकल 352 दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले 352 जो था, बाद में 352 जो बना दिया गया। सर बना दिया गया? हाँ बेटा देखो, हाँ ये ठीक है, इसको एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर मैं बताता हूं कि इसमें एक एक शब्द का मतलब क्या है।
पढ़िए। हाँ अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे, इसके आगे लिखो यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है। ठीक है बेटा, आपातकाल की घोषणा नहीं लिखा है, घोषणा कैन बी डिक्लेयर्ड बाय एनीवन, प्रोक्लेमेशन संवैधानिक शब्द है, प्रोक्लेमेशन संवैधानिक वर्ड है। यहाँ पर अभी आकर के कोऑर्डिनेटर या मैं क्या करेंगे घोषणा, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे सरकारी व्यक्ति आएगा, कोई पॉलिसी पढ़ेगा तो उसे प्रोक्लेमेशन कहते हैं, क्योंकि ही हैज अ लेजिटिमेसी, वैधता होती है। ठीक है, एक बार बच्चों पढ़ लीजिए इधर, माधुरी और बाकी बच्चे, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या उसके क्षेत्र में, दोनों बातें लिखी हैं, पूरा भारत या सिर्फ यूपी एमपी गोवा या यूपी के अंदर भी कोई हिस्सा की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से हो, तो वह उद्घोषणा द्वारा इसकी घोषणा कर सकता है पूरे भारत या उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से के संबंध में प्रभाव, जैसा कि उद्घोषणा स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा यह घोषणा करती है कि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से। अब सबसे पहले तो आप इस पूरे आर्टिकल के अंदर 3-4 चीजें समझ लें कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। इसे कॉमन भाषा में बच्चों बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। लिख लो, आप ऐसे लिखना 352 लिखना, इसके सामने ये प्रकाश बिंदु बनाते हो, इनको मैं भरवाता रहूंगा, लिखते चलो। पहला बेटा इसे क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। सर हिंदी में? ठीक है, पहली बात बेटा ये 3 ग्राउंड पर होता है, 3 आधार पर। सबसे पहला ये है युद्ध है सर, दूसरा बाहरी आक्रमण है, और सर तीसरा सशस्त्र विद्रोह है। बेटा ये सशस्त्र विद्रोह जो तुम्हें दिख रहा है यहां पर 352 के अंदर लिख लो कि आंतरिक अशांति को हटाकर कौन सा शब्द डाला गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या जोड़ा गया? आर्म रेबेलियन, सैन्य विद्रोह। ठीक, ये लिखा है, यह सशस्त्र विद्रोह। ये होता क्या है मैं बता रहा हूं, पहले ये लिखा। पहली बात, जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था, आ जाओ बच्चे, क्या नाम है आपका? बैठ जाओ, पीछे जाओ, चलिए जाइए, मैंने कहा बस ठीक है। बस लिखो बेटा, आर्टिकल 352 में समझिएगा, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरी बात यह है कि पहले इस शब्द के मतलब क्या था? सशस्त्र विद्रोह नहीं था, यहाँ लिखा हुआ क्या था? आंतरिक अशांति। लेकिन मैडम ने आंतरिक अशांति वर्ड का इतना दुरुपयोग कर डाला था कि लोग घबरा गए। आंतरिक अशांति समझो, इस क्लास के अंदर अभी तुम लोग चीखने लगो तो भी आंतरिक अशांति कहलाएगी, तुम लोग संसद के सामने चीखने लगो तो भी आंतरिक अशांति कहलाएगी। तो फिर सर आंतरिक अशांति का मतलब क्या है? बेटा इसीलिए मोरारजी देसाई की सरकार ने ये कह दिया कि सैन्य विद्रोह, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में वजह किसको बनाया गया था? आर्मी को, पुलिस वालों को। तो मैडम ने कहा जब तक असलियत में पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह सेना अपने हाथों में बंदूक लेके नहीं खड़ी हो जाएगी, तब तक आर्म रेबेलियन के नाम पर देश में आंतरिक इमरजेंसी जैसा कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये शब्द काट कर इसको क्या लिख दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। ठीक, अब दूसरी बात, क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर या पूरे भारत पर, ये भी मैडम के समय पर नहीं था, मैडम ने इसको संविधान में डाला। तो लिख लीजिए अगला टर्म, भारत या किसी हिस्से पर। इसको पता है आपको कौन से अनुच्छेद से डाला? सॉरी, कौन से संशोधन से? 42 में। ये ध्यान रखना बेटा, इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कहीं 44वां आएगा संशोधन, कहीं 42वां आएगा, लेकिन मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, 42वां एक ही बार आया है। भारत या भारत के किसी क्षेत्र पर ये करा था मैडम ने, बाकी सारी चीजें अच्छी अच्छी जो होंगी वो भी करेंगे मोरारजी देसाई। अनुच्छेद 352 के अंदर सर सशस्त्र विद्रोह किसके द्वारा डाला गया? आंतरिक अशांति हटा करके मोरारजी देसाई ने शब्द लिख दिया सैन्य या सशस्त्र विद्रोह। सर भारत या उसके किसी भी हिस्से पर ये जो पार्ट डाला गया वो किसने डाला? मैडम ने डाला 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सुनना जरा ध्यान से, घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति की संतुष्टि, सर ऐसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति की जगह किसकी संतुष्टि होगी? ठीक बेटा, याद रखना इनकी संतुष्टि कैसी होनी चाहिए? लिखित होनी चाहिए। ये भी पता है किसने डाला? 44वां संविधान संशोधन 1978 बाई बी मोरारजी देसाई सरकार। लिख लो। सर ये भी क्यों डाला? याद करो, फखरुद्दीन अली साहब के पास कोई लेटर भेजा था क्या? आज तक नहीं भेजा। फोन कर दिया कि इमरजेंसी लगा दो, तो राष्ट्रपति से अब भी प्रधानमंत्री जी देश के इमरजेंसी फोन पे लगवाना चाहें तो संभव है? वो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, अब तुम्हें लिखित में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पत्र जारी करवा के मेरे पास भेजना पड़ेगा। ये चीज समझ के चलना। ये कुछ लिख लिया, इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको लगाएंगे, बताएंगे लगती कैसे है, क्या कंडीशन है, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ये भी बताऊंगा कि राज्यसभा लोकसभा में से दोनों सदन के पास जाएगी तो करना क्या होगा, एक सदन नहीं होगा तो क्या करना होगा। इतना लिखा? लिखा? क्या बात, कैसे सुस्त हो है? हाँ ब्रो, फील करो कि तुम आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहे हो। 10 से 5 ऑफिस होगा तो ऑफिस में ऐसी शक्लें देखनी पड़ेगी जो 90 साल की होंगी, जो तुम्हें नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन तब भी सुस्त नहीं रह सकते, है ना? चल, और बेटा ये तो सबसे डार्केस्ट चैप्टर है, तो सर आपने जो जो संशोधन करे वो ये हैं, जरा ध्यान से देख लेना। ये लो सर, पहले ही कर दिए थे तो हमसे क्यों लिखवाए? बेटा आलस। ठीक, ये देखो, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, पूरे भारत में या उस क्षेत्र में, और एक शब्द और है खतरा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, तेज जो है बन गए देश के रक्षा मंत्री, ध्यान से समझना, एसएससी वाले दिखाई देते हैं एसएससी वाले, चलो देखो इधर ध्यान से समझना, तेज जो है वो क्या बन गए? तेज बन गए देश के अंदर रक्षा मंत्री। वर्तमान कौन है रक्षा मंत्री? आप बाहर खड़े रिक्शा लेके, आदरणीय राजनाथ सिंह। थोड़ा सम्मान दे दो भैया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। समझना बेटा, राजनाथ सिंह को एक टिप मिलती है कि पाकिस्तान ने बाबर नाम की एक मिसाइल बनाई है। बोले बाबर ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम करे या नहीं करे वो नहीं पता, पर हमारी मिसाइल जो है वो एक खराब काम करेगी, भारत को उड़ा देगी। तो बेटा अभी इस बात की सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी जो है भारत के खुफिया सूचना विभाग ने किसको दे दी है? तेज को। तेज मंत्री जी हैं। तो क्या सिर्फ सूचना मिलने पर ये देश में अशांति या देश में किसी भी प्रकार से 352 लगा सकते हैं कि नहीं? क्या ये सिर्फ सूचना मिलने पर 352 के अंदर आपातकाल लगा सकते हैं कि नहीं? क्या लगता है? एक बच्ची बोल रही लगा सकते हैं, पीछे से आवाज आ रही नहीं। क्या लगता है? अभी सर घटना घटित नहीं हुई है, लड़की फाइनल करी है, क्या हम उसे प्री वेडिंग शूट पे ले जा सकते हैं? भाई बात तो यही है कि अभी सर लड़की फाइनल हुई है, क्या उससे एकदम से घूमने चले जाए दोनों लोग मंदिर आशीर्वाद लेने? तो क्या ऐसा संभव है? यही तो गेम है पॉलिटी में। हाँ देख रहे हो, समझो बात चल रही। तो बच्चों वापस आ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना कि अगर सिर्फ खतरे की आशंका होगी तो मात्र खतरे की आशंका के बेसिस पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। ये सबसे सीरियस बात है, इसी को बोलते हैं इमिनेंट डेंजर। सिर्फ पता चल जाए और लगे देश के पीएम को भी अरे भैया बांग्लादेश हमला करने ही वाला है, तो आज ही वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। बात आई समझ में? ये ध्यान रखना। आर्टिकल 352 कोई हल्की चीज नहीं है। ये भी हो गया शब्द, ये भी समझ लिया आपने। अब आगे आ जाओ, इमिनेंट डेंजर समझ गए? समझना सर, मान के चलिए राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। अब मुझे ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति जो है क्या उस घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है या बदल सकता है? हाँ, ये भी अधिकार मिला हुआ है कि राष्ट्रपति अगर घोषणा एडवांस में कर सकता है आपातकाल की, तो बच्चों बदल भी कभी भी सकता है और डिलीट भी कभी भी कर सकता है। ठीक, ये बात आई समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सब आर्टिकल है जो लिखे हुए छोड़ो। सर सबसे बड़ी बात ये है कि आपातकाल होता कितने प्रकार का है। आपने जो 3 प्रकार के आपातकाल पढ़े हैं, 352, 56, 60, वो अलग है। अनुच्छेद 352 के अंदर अब जो आपातकाल बचे हैं उसको ऐसे लिखना, ये इंडिया है, इसके अगर अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन अगर युद्ध कोई तुम्हारे ऊपर देश करता है, तुम्हारे ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तुम्हारे ऊपर रिफ्यूजी लाकर के हमला करने का प्रयास बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य आपातकाल। फिर से समझना, बनाइए मेरे साथ, लिखिए। परेड हो रही, आप में से कितने लोग परेड में हिस्सा लेते थे बचपन में? सभी लोग, अच्छा लगता था ना? प्रशांत कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं सर, धूप बहुत होती थी, मैं बैठ जाता था।
किसमें लेते थे आप परेड में हिस्सा? लड्डू भी मिलते थे। कोई प्रोग्राम है आप लोगों का कल का? अभी तक कोई सूचना मिली है कल के लिए? कल के लिए कल छुट्टी है? आप लोग इच्छुक हैं प्रोग्राम के? कितने लोग इच्छुक हैं? मेजॉरिटी बताओ। 1 2 3 4, मतलब ऐसा है वो लोग जो कल आ सकते हो, मैं ये जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल आए, लेकिन कल देश के लिए कुछ भैया 15 अगस्त को, हाँ बदले में बिवरेजेस रहेंगे। बिवरेजेस मतलब ये रहेंगे कि मेरी तरफ से आपके लिए कोल्ड ड्रिंक या समोसा या चाय या कुछ इसे कहते हैं स्पिरिट। तो बेटा जिन बच्चों को आने की उत्सुकता है वो बता दीजिएगा। अगर आप लोग आना चाहेंगे तो हम लोग अनुमति ले लेंगे। उसके साथ में कम से कम 1-1.5 घंटे का एक प्रोग्राम कर लेंगे जिसमें आप लोगों में से कोई कुछ नृत्य, कोई कुछ गाना, कोई कुछ ऐसी देश सेवा भक्ति की कविता गाना चाहे तो आपका स्वागत है। कोई कुछ भी नहीं तो आपातकाल आके बताना चाहे 1975 तो भैया उसका भी स्वागत है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा अनुच्छेद 352 लिखिए, उसके आगे ऐसे लिखिए 2 लाइन है, ऐसे करना। पहले क्या क्या था समझिएगा। तो सर युद्ध था, ठीक है, बाहरी आक्रमण था, इसको लिख लीजिएगा ऐसे करके, और था आंतरिक अशांति। मैं आपको वर्गीकरण करना सिखा रहा हूं, ठीक है। और बेटा ये कब था सर? ये था 1978 से पूर्व, ऐसे लिख लीजिएगा। तो सर 1978 के बाद क्या हो गया सर? बाहरी आक्रमण भी बना रहा, युद्ध भी बना रहा, लेकिन सर आंतरिक अशांति को हमने बदल दिया। इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने कर दिया सशस्त्र विद्रोह, और इसको खत्म कर दिया। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि इंदिरा जी ने इसी का फायदा उठाया था। इस इमरजेंसी और इस इमरजेंसी में अंतर होता है। सर इसको क्या बोलते हैं आज की डेट में? इसको बोलते हैं बेटा बाह्य आपातकाल, ठीक है। और बेटा इसको आज की डेट में आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रूप से इंटरनल इमरजेंसी या आपातकाल। बात आई, लेकिन वर्ड याद रखना, ये इंटरनल डिस्टरबेंस था, ये इंटरनल डिस्टरबेंस था बच्चों, डिस्टरबेंस। इसको खत्म कर दिया। आज की डेट में 352 में 2 तरीके के आपातकाल है, एक बाह्य होगा और एक आंतरिक आपातकाल होगा। ये इस सशस्त्र विद्रोह को उस समय जो कंडीशन थी, उस समय कंडीशन अलग थी, उनका पॉलिटिकल मोटिव था। लेकिन आज की डेट में ये जो विद्रोह देखते हैं आप सशस्त्र, ये तभी हो पाएगा जब पूरी तरीके से मिलिट्री कूप हो जाए। कूप समझते हो? जैसा पाकिस्तान में हो जाता है, कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाता है। बांग्लादेश में भी हाल ही में देखने को मिला है, बिल्कुल सही। म्यांमार में देखने को मिला है, ऐसे कई देश। कृष्णपाल बताइए अंतर दोनों में इसी में कि ये सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आपातकाल में क्या अंतर लगता है आपको? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। पीएससी विद्रोह, ठीक। अच्छा अब आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आपके संग मजेदार चीजें देते हैं। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल ट्राइब अपने जंगल को बचाने के लिए सरकार के समक्ष खड़े हो जाएं, विद्रोह कर दें, क्या देश में आपातकाल लगाया जा सकता है? ये तो खत्म हो गया, ये वाला बचा है। इनमें से कौन से पॉइंट पे आपातकाल लगा सकते हो? अगर छत्तीसगढ़ की जनजाति शेड्यूल ट्राइब आपके सामने, सरकार के सामने विद्रोह कर दें, तो इनमें से कौन सा आपातकाल लगाओगे? कोई सा नहीं लगाओगे? बेटा याद रखना, इनमें से कोई भी आपातकाल उस समय पर नहीं लगेगा, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा, वो ग्राउंड हट के प्रेसिडेंट रूल की तरफ चला जाएगा। कंफ्यूज मत होना, बात आई समझ में? ध्यान से समझना। हाँ किसके? हाँ लेकिन उसका ग्राउंड अलग है, वो हम राष्ट्रपति शासन में पढ़ेंगे कि उस जगह पे पॉलिटिकल मशीनरी फेल हो गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप ये ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये लगता कैसे, लगता कैसे, इसे लगाते हैं प्रैक्टिकली। मान के चलो चरण बन गए देश के राष्ट्रपति। चरण के 4 दोस्त, एक आया नहीं है, क्या नाम है उसका? कौशल कौशल नाम है ना। ये लड़का आता था चश्मा लगा के, आज नहीं आया ना, हो सकता नहीं है। चलो एक कौशल को ले लेते हैं, एक रवि को ले लेते हैं, एक उमेश को ले लेते हैं, एक किसी और को ले लेते हैं। ये राष्ट्रपति है, समझिएगा ध्यान से, और ये हो गया इनका पीएम प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, बहुत गुस्से में
लगा दो लगा दो लगा दो, राष्ट्रपति लगा दो, आपातकाल लगा दो, आपातकाल लगा दो, आपातकाल लगा दो। राष्ट्रपति कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह से बाध्य हूं, मुबारक हो, आज मैं लगा देता हूं आपातकाल। समझना, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है। किस चीज के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? कि सर उसके पास प्रधानमंत्री की सलाह गई। प्रधानमंत्री की सलाह किस पे निर्भर होती है? मंत्री परिषद पे निर्भर होती है। और क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया। सर लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं समझ रहे हैं। बच्चों अब समझना, जोक अपनी जगह। फॉर्मूला ये है, राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और साथ में मंत्री परिषद कौन है इनका? कोई दिक्कत? लेकिन पॉलिटी के सिद्धांत और बाबा साहब के सिद्धांत कभी टूटते नहीं है। नियम यह है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका। कार्यपालिका कौन है? पीएम, सीएम, डीएम, ये सारे। सर विधायिका कौन है? संसद और राज्य की विधानसभा। तो मुझे तो सर यहाँ कहीं संसद तो दिख नहीं रही, राज्य की विधानसभा तो दिख नहीं रही। गोल्डन चीज पकड़ना बेटा, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पक्के पर आ जाए कि लगानी है, तो सबसे पहले घोषणा करने के बाद 1 महीने का समय मिलेगा, 30 दिन का। सर 30 दिन का क्यों मिलेगा? क्योंकि इस 30 दिन के अंदर इन्हें संसद के लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि संसद जो है वो विधायिका है और नियम क्या कहता है? कार्यपालिका उत्तरदायी है विधायिका को। अब सवाल ये बनता है सर कि आपातकाल पूरी तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे यहाँ इमरजेंसी तो है, किसके साथ? विद सेफ गार्ड, बचाव प्रावधान। तो अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे आपातकाल लगाना, नहीं लगा सकता अकेले के दम पे, क्योंकि सर ये रहे सेफ गार्ड। बात आई समझ में? अब समझना दूसरी चीज, फिर से आप ऐसे चार्ट बना लीजिए और लिखिए 352 और यहाँ लिखिए किसके द्वारा घोषित की जाती है? राष्ट्रपति। प्लस किसके द्वारा? पीएम की सलाह पर और केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक बेटा, इन दोनों को क्या करना पड़ता है? सर ये दोनों अधिकतम कितने दिन के लिए कर सकते हैं? हो गया। इस 30 दिन के अंदर इसको इन्हों को किससे अनुमति लेनी पड़ती है? संसद से। सर ये अनुमति कैसी होती है? गोल्डन चीज बेटा, संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव जाएगा और ये प्रस्ताव पारित होगा 2/3 उपस्थित एवं मतदान प्लस पूर्ण बहुमत। ठीक, इसको भी समझा ही देता हूं आज ताकि आपको समझ आ जाए ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता क्या है। सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आता, बताता हूं आपको। अगला सर राज्यसभा दोनों में सेम कंडीशन लागू होंगी। अभी एक परिस्थिति वो भी बताऊंगा कि लोकसभा होगी नहीं तब कैसे पास करोगे, तब और मजा आएगा। पहले इतनी बात आई समझ में? तो सर इसका मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा चाहे तो इमरजेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा में ये विधेयक प्रस्तुति नहीं हो पाए, ये प्रस्ताव यहीं फेल हो जाए, तो आपातकाल आगे नहीं बढ़ेगा। सर तो फिर कितने दिन के लिए लग सकता है? 30 दिन के लिए। और अगर इनने पास कर दिया तो अनुच्छेद 352 6 महीने, फिर से प्रक्रिया घूम के 6 महीने, फिर से प्रक्रिया घूम के 6 महीने, ऐसे करके अनलिमिटेड समय तक अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। कोई डाउट? समझना, लिखो, नोट बनाओ। पहला लिखो अनुच्छेद, मेरे साथ 4 पॉइंट लिख लो। 352 आपातकाल, लिखते चले प्लीज। आपातकाल की उद्घोषणा ही लिखना। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
इतना लिखो, पहले ये लिखो। ये चैप्टर सबसे टेक्निकल इसलिए पढ़ता है क्योंकि इस चैप्टर तक पहुंचने से पहले 1600 से कंपनी आगमन से लेके बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ ये चल रहा है कि आज इमरजेंसी है, कल हो सकता है संविधान के मूल कर्तव्य हो जाए, परसों हो सकता है कुछ और हो जाए। तो बेटा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से वो चीज पढ़ा सकता हूँ जो तुम घर पे जाके लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, डीडी बासु से पढ़ सकते हो, और कहना नहीं चाहिए दृष्टि आईएएस के आदरणीय विकास देवी कीर्ति सर की वीडियो देख के भी यही पढ़ सकते हो, पढ़ लेना चाहते हो। लिखी इतनी बात लिख ली, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। बेटा यही नोट मेकिंग होती है, आपको चीजें शॉर्ट में लिखना आना चाहिए। जो मैं पूरे नोट दूंगा उनका पढ़ोगे तो उसके बाद में क्रक्स निकल के आएगा, वो क्रक्स यही होता है, ठीक। परंतु इसके आगे जब लिखने तो बताइएगा, मैं मिटा दूंगा, पहले लिख लीजिए। जब आप बोलेंगे सर हो गया तब हटाऊंगा, वरना गायब हो जाएगा बेचारा, आप लिख नहीं पाएगा। मुस्कुरा रहा है लड़का, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो कल से छिपा रहे हो। बड़ा अच्छा गाना है, सुना था मैंने कि चलो है ना, एक गाना तो और भी है। कल कोई लाइन मार रहा था, पता नहीं कौन, मतलब एक डायलॉग, बेटा लाइन का मतलब वो नहीं। कल मैं टीवी देख रहा था, एक डायलॉग आया, भाई और भाई तबाही, मुझे अपनी माइक से दिया हो गया बेटा, क्या डायलॉग। ओके तो समझिएगा सर, लेकिन एक नियम लिख लीजिए इसके आगे, नियम बेटा एक रूल है कि कार्यपालिका उत्तरदायी है, ये सब लिखना पड़ेगा। उत्तरदायी है विधायिका को, इंग्लिश वालों एग्जीक्यूटिव लाइबल टू लेजिस्लेटिव। अब सुनो ध्यान से, जिन्होंने मेरा मौलिक अधिकार का चैप्टर नहीं लिया वो नहीं समझेंगे कि अभिषेक सर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम 7-8 लेक्चर लेके मुंह उठा के चले आओगे तो इसमें मेरी गलती नहीं। You have to study the from core of my heart। साथ ही साथ तुम प्लेलिस्ट पुरानी देख लो, बिकॉज मेरे पैटर्न पढ़ाने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड कोचिंग से रहता है। आई माइसेल्फ वाज द स्टूडेंट ऑफ टेट 3 अक्षर की कोचिंग है, बीच में एंड लगता है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा बाजीराव के साथ में किसी रवि नाम के व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बट माई इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड टॉपर्स। तो ऐसी जगह सौभाग्य मिला, माँ बाप पे पैसा था तो लगा दिया उन्होंने, वरना हम भी तुम्हारी तरह अभ्युदय योजना में बैठे होते पीछे और मास्टर्स कहते गलत है जी, अन्याय हो रहा है, अन्याय। चलो तो बेटा नियम पढ़ो, एग्जीक्यूटिव लाइबल टू लेजिस्लेटिव। सर ये कौन होता है? डीएम, सीएम, पीएम। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती जो आई है वो भी स्टेट होता है, सब स्टेट होता है, समझ गए सर? पापा नहीं बेटा, अगर वो सरकारी है तो वो स्टेट है, समझ गए? चलो तो सर इसका मतलब राष्ट्रपति लांसी देखो 352 का आपातकाल 30 दिन के लिए ले जा सकते हैं जब तक कि इन्हें स्वीकृति ना मिल जाए। किसकी? संसद की। सर संसद में किसकी? बेटा दोनों की। पर सर ये 2/3 मौजूद यानी वर्तमान और वोटिंग करने वाला, और ये प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है जानना चाहो तो समझो। अभी बस इतना बता दो, वर्तमान में अधिकतम लोकसभा में कितनी सीट भरी जा सकती है? पहले 552 थी, 104 संविधान संशोधन से जो 2020 में हुआ था कितनी हो गई? भरी कितनी है इसमें से? इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मतलब सर 543 लोग सदस्य हैं जो क्या बनेंगे? ये बनेंगे, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, समझना ये। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसे अलग डाल दो। अब आज संसद के अंदर 300 लोग आए हुए हैं। कितने लोग आए? सिर्फ 300। बेटा इस 300 की हम कराएंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। सर इसका मतलब 300 के आधे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के बाद पारित करने के लिए चाहिए होता है 50% प्लस 1, यानी 50% लोग और 1 वोट ज्यादा। तो बेटा 300 का मतलब हो गया 151। लेकिन ये 151 यहीं तक है। इसे पता है किससे कंपेयर करा जाएगा? इस 543 के बटा 2 से। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 2 सत्ते, यानी इतना मान ले, इतना मान ले। अब इन दोनों को देखा जाएगा, ये कम है ना, तो बेटा विधेयक पारित नहीं होगा। हर हाल में वर्तमान जो मौजूद हैं वो इस संख्या से ज्यादा ही होने चाहिए। सर 543 के 543 आ गए तो भैया 273 हो गया, काम हो गया। इसीलिए इसको पारित करना कितना कठिन हो चुका है, दिमाग लगा रहे,
समझ रहे हो बात को, कि पारित करने के लिए पूरी लोकसभा की सदस्यता चाहिए, जितने लोग चुन के बैठे हैं। अगर उतने नहीं निकल रहे हैं 273, तो भैया काम नहीं होगा। या तो ये 300 के 300 जो बैठे हुए हैं, तुम इसका 50% जो लेके आ रहे हो वो आ जाए इस संख्या से ज्यादा। इस वजह से यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश करी गई है। अब याद रखना सिचुएशन नंबर 2, पहला तो आपने बता दिया लोकसभा, राज्यसभा, संसद में 2/3 चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सुनना, अभी 19 अप्रैल से भारत में चुनाव थे, लोकसभा है ही नहीं, अब क्या करोगे? और अब भी राष्ट्रपति का मन है कि मुझे आपातकाल लगानी है, बताओ कैसे लगाओगे? क्या लगता है सरोनी? लोकसभा है ही नहीं सर, आपातकाल लग ही नहीं सकती सर, क्यों पागल बना रहे सर? हाँ, राज्यसभा है। पुराने बच्चे फांस की तरह हो गए हैं, चुभते भी हैं और भगा भी नहीं सकते। उत्तर सही दिया लड़के ने बिल्कुल ही, कहने मतलब ये पहले ही पिन पॉइंट खोल देते, नए बच्चे जब तक आंसर सोच पाएंगे। आंसर बिल्कुल ठीक दिया चरण ने। तो क्या है इसका उत्तर? इसका सीधा उत्तर ये है, अगर लोकसभा नहीं है तो इसीलिए बाबा साहिब ने राज्यसभा को स्थायी बनाया है, परमानेंट। कृष्णपाल ध्यान देना, सारी लोकसभा की शक्तियां उठ के राज्यसभा में आ जाएंगी और इसका अकेले का विधेयक पारित करना लोकसभा हो जाएगा। लेकिन सर, जैसे इसने विधेयक पारित कर दिया, मुबारक हो, 9 जून को शपथ लेके 18वीं लोकसभा तो बन गई। अब क्या करोगे? तो बेटा, ये जो विधेयक सिर्फ राज्यसभा ने पारित कराया ना, ये तुरंत चला जाएगा इनके पास और इन्हें भी 2/3 से पारित करना होगा। बात आई समझ में या नहीं? बात आई समझ में या नहीं? रक्षाबंधन से पहले एक ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे, डाउट सेशन। डाउट ऑनलाइन कर लिया करेंगे। कहीं किसी भी पोर्शन से कोई डाउट हो, चाहे मुझसे पॉलिटी पढ़ी हो, ना पढ़ने की इच्छा हो, लेकिन डाउट कोई भी बच्चा पूछ सकता है। उसमें मोहल्ले के भैया भी जोड़ सकते हो ऑनलाइन लिंक में, जो 35 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो है टेलर के यहाँ जा कपड़े सिलवा रहे हैं। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनना। कृष्णपाल ने पूछा, समझना, कृष्णपाल देखना, सर आपने बताया कि आपातकाल लगाने की कंडीशन नंबर 1 लगाएगा कौन? राष्ट्रपति। मैं Z बना देता हूं, ऐसी बनाना। दूसरा, किसकी सलाह पर लगाएगा? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री। कितने दिन के लिए लगा सकता है? 30 दिन। सर क्यों? क्योंकि 30 दिन के भीतर इसे क्या चाहिए? संसद से स्वीकृति। कौन से सदन से? लोकसभा, राज्यसभा। 2/3 2/3 अगर इनने स्वीकृति दे दी तो चली जाएगी 6 महीने के लिए। सर 6 महीने पूरे हो गए, अब गधों 6 महीने पूरे होने से पहले तुम्हें वापस से लोकसभा राज्यसभा जाना होगा। अगर 6 महीने पूरे हो गए तो आपातकाल खत्म हो जाएगी। 6 महीने के उपरांत ही आपको जाना पड़ेगा वापस से लोकसभा राज्यसभा। सर ऐसे करते करते कितना आगे ले जाए? 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने अनलिमिटेड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसे हटाने की प्रक्रिया एक लाइन की है, वो भी बता दिया। यहाँ पे कोई डाउट? सर लोकसभा नहीं होगी, राज्यसभा अकेले ही लगा लेंगी। एक बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है बैठा हुआ, कह रहा है भाड़ के जाए बड़ा भैया, लाओ साइन हम ही करते हैं संपत्ति पे। बेटा ऐसा नहीं होता है, इसके केस में हो रहा है। तुम्हारे बड़े भैया और दोनों साइन चाहिए होंगे, वरना संपत्ति बहुरानी ले उड़ेगी। समझना बात को? ठीक। सर इसे हटाने का तरीका बहुत आसान, 1/10। ठीक, इससे क्या चाहिए सर? इसे कहते हैं कोरम। 1/10 लोग राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति के हाथ में नोटिस थमाएंगे। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर हर हाल में विशेष सत्र बुलाएगा। इस सत्र को बुलाने के बाद सिर्फ लोकसभा साधारण बहुमत से मुबारक हो पास कर देगी। इमरजेंसी हटाओ। लगाने के लिए सर 2/3 इतना खतरनाक, और हटाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लोग जाएंगे, यानी 55 लोग, क्योंकि 543 का 10% हो गया, 54 या 55, उतने लोग जाएंगे राष्ट्रपति को, एक लेटर थमाएंगे और राष्ट्रपति लेटर लेने के बाद में ये कहेगा 14 दिन में एक विशेष सत्र हो रहा है। सत्र बुलाने के बाद में राष्ट्रपति के सामने लोकसभा जो है वो बैठेगी और लोकसभा सिर्फ साधारण विधेयक, वो कैसे? उस दिन 25 ही लोग आए हों,
25 के आधे कर दो 13 लोग, 13 लोग सहमत हो गए तो इसका मतलब काम हो गया। काम होने का मतलब तुरंत ही क्या हट जाएगा, आपातकाल। समझे बात को, लगाना कठिन हटाना आसान। इट इज कॉल्ड बाबा साहब का इमरजेंसी विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। जी चलो। नहीं, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ लोकसभा। इसमें हटाने में राज्यसभा का कोई रोल नहीं रह जाएगा। इतना ही इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि परसों रिवाइज कराऊंगा स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट में स्मूथली। उसके बाद आगे 356 360 पूरा करेंगे। थोड़ा सा आप खुद से आपातकाल 356 और 360 पढ़ाना, आपको नींद नहीं आएगी क्लास में, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये रॉकेट साइंस चल रही है, क्योंकि खुद पढ़े हुए होंगे तो ढूंढोगे अरे अरे गलती निकालें गलती, तो मजा भी आएगा। लेकिन जब आप अभी पॉइंट ब्लैंक है, मैं लोकसभा की जगह लिख दूं एकदम से लंदन की सभा, तो भी तुम कहोगे सही होगा, मास्टर हमारा ठीक है ठाक पढ़ा रहा हो। तो बात आई समझ में किसी को? कोई डाउट है यहाँ पे, कोई समस्या? हाँ तेज बताओ। अगर उसे बीच में हटाना पड़ेगा तो ये पावर लोकसभा के पास तो है ही है। इसके अलावा अगर मान के चलिए लोकसभा सदन में है ही नहीं बिल्कुल, तो कुछ नहीं, प्रेसिडेंट एक साधारण घोषणा करेगा, खुद से हटा देगा। सिंपल सी बात। प्रेसिडेंट को ये आगे बताना था सीक्रेट, जब 356 में जाऊंगा इसका कंपैरिजन चार्ट बनाएंगे तीनों का, जैसे 352 पूरा, 356 पूरा, 360 पूरा। कोई दिक्कत हो रही हो लेक्चर में बताओ, नहीं पढ़ना हो स्पष्ट बताओ। मैं उसमें का व्यक्ति हूं, अगर मुझसे खुद आके कह दोगे सर तुमसे नहीं पढ़ना, बिलीव मी किसी चीज की ईश्वर की दुआ से कमी नहीं है, ना नॉलेज की, ना लुक्स की, ना पैसे की, ना धन की, ना सोर्सेस की, ना सिफारिश की, ना ही टैलेंट की। अगर कोई दिक्कत हो रही हो मुझसे आके स्पेशली कह दे, आई विल लीव द क्लास। लेकिन आपका 1909 मॉर्ले मिंटो देख के मुझे बड़ा दुख होगा अगर आप लोग मेरी कारण की वजह से वर्गों में वर्गीकरण हो गए, और फिर 1919 तक और ज्यादा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बना लिया था। इसलिए नहीं पढ़ना हो मुझे आके स्पष्ट कह दो, आई वुड बी लव टू बी एब्सेंट। दुनिया भर के लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं वहाँ डिलीवर कर लूंगा। लेकिन आप मेरी टीचिंग स्टाइल से नहीं जानते, क्योंकि अभी आपने आईएएस की तैयारी नहीं करी है। एक बार किसी स्टैंडर्ड आईएएस के टीचर का लेक्चर इस पर लेकर देखना, और एक बार बिंदुवार क्रमशः कंपैरिजन कर लेना। फिर भी तुम्हें ना पढ़ना हो तो मोस्ट वेलकम, मेरी तुमसे ना अच्छाई ना बुराई। तुम अपने लिए आईएएस बनोगे, मैं अपने लिए चपरासी बनूंगा, या अपने लिए आईएएस बनूंगा। हाँ बेटा भले हो, बातें चल रही हैं कि भैया माता सीता आ गई, भाव भी करो ना, रावण अच्छा था। चलो करो।